सो हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वास्ट चैप्टर है। काफ़ी अच्छे सारे कंसेप्ट्स है इसके अंदर, काफ़ी सारी चीज़ें जो तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होंगी आप लोगों के सीखने के लिए। हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। गाइस, कार्बन है क्या? कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन एक क्या है? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक तरीके का नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल है। और इसके बारे में बताऊं मैं आपको, पहले इसके बारे में सारी चीज आपको मैं ब्रीफ कर देता हूं कि कार्बन एक तरीके का क्या है? नॉन मेटल है। और कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें, कार्बन एटॉमिक नंबर देखें हम लोग, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है गाइस, इसका एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, ठीक है। ध्यान देना यार, कार्बन जो है ना बहुत ही वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल इन द सेंस, आपको हर चीज में, हर एक कंपाउंड में आपको क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। जैसे आप कोई भी चीज, एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज जो आप देखते हो, जैसे आप कोई भी जो फूड दैट वी ईट, कोई भी जो भी हम खाना खाते हैं, फूड दैट वी ईट, जैसे चाहे कोई भी हो, पल्सेस हो, ठीक है ना, पल्सेस हो, एनीथिंग यार, जैसे वीट हो, कुछ भी हो, इन सब में भी क्या मिलेगा आपको? कार्बन मिलेगा। जैसे अब देखा जाए इसके अंदर, इसके एग्जांपल में जितने भी फ्यूल्स हैं, हमारे जितने भी फ्यूल्स हैं, वो भी सारे के सारे क्या है बताओ? कार्बन बेस्ड हैं। वो सारे के सारे किससे बने? हमें कहां से ड्राइव हुए हैं? किससे ड्राइव हुए हैं? वो हुए हैं कार्बन से ड्राइव हुए हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, कोल में तो मेजर ही क्या होता है बताओ? क्या होता है? कार्बन होता है, ठीक है। पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, कोई हम नेचुरल गैस की बात कर ले, नेचुरल गैस की बात कर ले, जैसे हम सीएनजी की बात कर सकते हैं, ठीक है, या हम क्या बोले? एलपीजी बोले, ठीक है ना। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी सारे के सारे किससे ड्राइव हुए? कार्बन से ड्राइव हुए। ये सारे के सारे क्या है? कार्बन कंपाउंड्स हैं। देखो, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं गाइस, उन कार्बन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। आपसे पूछे कोई व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अभी थोड़ा सा और आगे आएगा भी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, ध्यान देना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बन से मिलकर बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। बोलेंगे आर दोस विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, जो किससे मिलकर बने हो गाइस? कार्बन से मिलकर बने हो। यहां तक क्लियर है? तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा उसका। और कोई भी चीज, एनीथिंग दैट वी सी, या जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, कोई चीज नहीं भी देखते हैं, उसमें क्या है बताओ? हमारे पास कार्बन है। समझ में आ रही बात? चाहे मैंने आपको बोला फ्यूल्स हो, चाहे कोई भी खाने पीने की भी चीज हो, उसमें भी क्या है बताओ? कार्बन है, ठीक है। आप इसके अलावा, इससे हटके भी आप क्या कह सकते हो? कार्बन किस किस चीज में, मान लो हम फ्यूल के हिसाब से वुड को भी फ्यूल माना जाता है, तो वुड में भी क्या है बताओ? कार्बन है। यहां तक क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साथ साथ ही आपको नोट्स भी मिलते चले जाएंगे। आप ये सारी चीजें अपनी कॉपी में पेन डाउन कर सकते हो और अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो। धीरे 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 हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे, है ना, ऊपर लेवल तक, ठीक है। चलो, तो हम कार्बन के बारे में और बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, कार्बन क्या है? मतलब मैंने बताया एक नॉन मेटल है। यहां तक तो आपने शायद सुना भी हो, नहीं भी सुना होगा, तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। तो कार्बन क्या है? कार्बन अक्सर किस फॉर्म में है देखा जाए तो? कंबाइंड स्टेट में भी है, और किस फॉर्म में बताओ? फ्री स्टेट में भी है। उससे पहले थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं कार्बन के बारे में, ठीक है। देखो होता क्या है, कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसकी क्या है, इसको अक्सर ना ऐसे टर्म यूज होती है, टेट्रावेलेंट। इसको क्या कहा जाता है? टेट्रावेलेंट कहा जाता है कार्बन को। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ये जो वर्ड है टेट्रावेलेंट, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो टेट्रावेलेंट का मतलब हो गया टेट्रा प्लस में वेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या हो गया? टेट्रा मतलब होता है 4। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और वेलेंट मतलब क्या हो गया बताओ? वैलेंसी। क्या बताओ? वैलेंसी। मतलब अगर देखा जाए, कार्बन की क्या होती है? कार्बन की जो वैलेंसी होती है, या द वैलेंसी ऑफ कार्बन ऐसे लिखते हैं, द वैलेंसी ऑफ कार्बन, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज कितना बताओ? 4, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहा गया? टेट्रावेलेंट। आपसे स्कूल में या वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब क्या है? टेट्रावेलेंट होने का मतलब क्या हो गया? आप स्कूल में समझा सकते हो, टेट्रा प्लस वेलेंट। टेट्रा मतलब 4 हो गया, वेलेंट मतलब क्या हो गया? वैलेंसी हो गया। समझ में आ रही बात? तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसी को, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टेट्रावेलेंट कहा जाता है। समझ में आ रही बात? चलो आगे देखते हैं। यार अगर देखा जाए कार्बन को टेट्रावेलेंट कहा जा रहा है या उसकी वैलेंसी 4 है, तो इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान देना। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, गाइस 9th क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करते क्या हम, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं गाइस। क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव शेल। समझ में आ रही बात, ध्यान दो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने आपको क्या बताया, 6, ये Z लिखा है। एटॉमिक नंबर क्या है बताओ, 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी मैं करूं तो गाइज आपने सबने पढ़ा हुआ है K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और L शेल में कितने आएंगे, देखो टोटल हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 आ गए K में, तो बचे कितने, 4। और वो 4 किस में आएंगे बताओ, L में आएंगे। तो देखा जाए इसके हिसाब से तो एक चीज तो क्लियर हुई कि जो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, है ना, आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम हैज कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी जब हमने 9th क्लास में नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा था, उसमें बताया था कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। याद करो, एक ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑक्टेट रूल। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। अभी कितने हैं बेटा, 4 है। ठीक है, ध्यान समझना चीज को। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बताओ, ये गेन करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड होगी। सुनो, अब होता क्या है इसके अंदर, एल शेल जो है, जो हमारा क्या कहा जाता है, लास्ट शेल, या इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना। अगर आउटर मोस्ट शेल कहा जाता है इसको, तो आउटर मोस्ट शेल या तो खाली हो या उसके अंदर क्या हो बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कार्बन को स्टेबल बोलेंगे। यहां तक क्लियर, ध्यान देना। अब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करे, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। तो ध्यान देना, इसके लिए ना दोनों ही करना मुश्किल होता है। ना ये 4 इलेक्ट्रॉन, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना ही क्या करता है बताओ, गेन करता है। कार्बन के साथ जो बॉन्ड्स बनते हैं, कार्बन के साथ जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं, वो कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, वो बनते हैं आपके कोवलेंट बॉन्ड। वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे होते हैं। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी के साथ शेयर कर लेगा। वो जो अनदर एलिमेंट होगा वो भी क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन या उसके जैसे बाकी एलिमेंट्स होंगे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ताकि इसका क्या पूरा हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। मतलब इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे उसको भी आगे, ध्यान देना। अभी तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4 एंड आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ही क्या है बताओ, रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो इसलिए वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। कार्बन नीड्स या कार्बन रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए हेंस इट्स वैलेंसी इज कितना, 4 होती है। इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बताओ, टेट्रावैलेंट कहा जाता है, या इसकी वैलेंसी क्या कही जाती है, 4 होती है। यहां तक गाइस आपको क्लियर है। पॉज करके आप ये सारा का सारा नोट डाउन कर लो। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या कंसेप्ट है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, जैसे हमने टेट्रावैलेंसी पढ़ी ना, टेट्रावैलेंट पढ़ा उसे कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ऐसी एक और प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, सेल्फ कॉम्बिनेशन। ये कैसी प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं मैं, तो सेल्फ कॉम्बिनेशन देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, खुद से ही कंबाइन हो जाना। ठीक है, कार्बन की एक अपनी ना यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है। फिर वो कार्बन दूसरे कार्बन से क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, इधर से भी मान लो 3 कार्बन है, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ कार्बन आपस में क्या करते हैं बताओ, अपने आप में कंबाइन करते हैं, खुद से ही कंबाइन होते चले जाते हैं, और एक बहुत एक्सट्रीमली लार्ज क्या बनाते हैं बताओ, मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ में आ रही बात। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, इसी को हम यहां पे लिखेंगे। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विद इटसेल्फ, है ना, एंड
give rise to and give rise to extremely large कंपाउंड। कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं बहुत बड़े बड़े, क्यों बड़े बड़े क्यों बोल रहे हैं? एक कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ क्या करता रहेगा, लिंक करता चला जाएगा। कैसे मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लो एक कार्बन है, अभी इसको और डिटेल में पढ़ना है हमें आगे, ध्यान देना। तो ये ब्रीफ है, तो उसमें क्या होगा आगे जब कैटिनेशन पढ़ेंगे, चेन्स पढ़ेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, तो उसमें काफी सारी चीज क्लियर होंगी तुम लोग की। जैसे ये कार्बन एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लिंक करता चला गया, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन में, ऊपर भी, इधर भी कोई कार्बन आ गया, इधर भी कोई कार्बन आ गया, इधर भी आ गया, ये आपस में लिंक कर गए, ये आपस में लिंक कर गए। ये तो यार देखो हो क्या रहा है, देखो समझो इस चीज को। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन जो है आपस में बॉन्ड बनाते चले आ रहे हैं। देख लो कितने मर्जी बना दूं मैं, ध्यान देना, ऐसे करके बना दिया मैंने, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या हो रहा है, सेल्फ कंबाइन कर रहा है, सेल्फ कंबाइन कर रहा है। इसको हम डिटेल में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ध्यान से देखा जाए इस वाले कार्बन को देखा जाए तो इस कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस वाले ने भी शेयर कर लिया, इसने भी शेयर कर लिया, इसने भी शेयर कर लिया, तो इसके पास अपने जो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की नीड थी वो पूरी हो गई। अभी इसको डिस्कस करेंगे और भी, ध्यान देना। तो क्या होगा, सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद इटसेल्फ टू गिव एंड गिव राइज टू अ एक्सट्रीमली लार्ज कंपाउंड। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्या बताओ कंपाउंड बना ले, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना ले। समझ में आ रही बात? इसको ना होता क्या है, ऐसे करते करते एक तो बहुत एक्सट्रीमली लार्ज कंपाउंड बनता है और लॉन्ग चेन्स भी बन जाती हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन फॉर्मेशन भी हो जाता है। लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, जैसे समझना है इस चीज को, अभी इसको रब कर दूंगा मैं, ध्यान देना। ऐसे कार्बन की चेन आपस में क्या हो रही है, कार्बन एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होता चला गया, ऐसे लिंक करता चला गया, है ना। तो बहुत लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं। ये क्या बन गई, चेन बन गई, नहीं बन गई पूरी की पूरी, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी लॉन्ग चेन बन गई, लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होने की वजह से, है ना, इसका एक और नाम दिया जाता है गाइस, एक और नाम क्या दिया जाता है, दैट इज कैटिनेशन। क्या कहा जाता है, इसकी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन भी कहा जाता है गाइस। क्या कहा जाता है, कैटिनेशन। तो तुमसे कैटिनेशन पूछा जाए तो कैटिनेशन में आप लोग क्या बताओगे, कैटिनेशन मीन्स, कैटिनेशन का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान देना। कैटिनेशन का मतलब हो गया, कैटिनेशन का मतलब हो गया, कैटिनेशन का मतलब हो गया कि एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विद इटसेल्फ, टू कंबाइन विद अदर, लिख लो ऐसे लिख लो, विद अदर। इटसेल्फ का मतलब अदर ही है, अदर कार्बन एटम्स, ठीक है ना। इटसेल्फ मतलब सेम कार्बन, ठीक है, सेम कार्बन एटम की बात होगी। एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम एंड फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेना, इसी को क्या कहा जाता है बताओ, इसी को ही लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेना। ये जो लॉन्ग चेन बन के आ रही है कार्बन एटम की, एक्चुअली इसे ही प्रॉपर्टी कहा जाता है कार्बन की, जिसे क्या नाम दिया जाता है, कैटिनेशन नाम दिया जाता है। इस क्या नाम दिया जाता है, कैटिनेशन। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, 2-3 चीजें पढ़ ली हैं, छोटा सा रिवीजन ले लो जितना पढ़ा है। कार्बन एक नॉन मेटल है, एलिमेंट कह सकते हो, एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी तो 2,4 आएगी, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, जितने भी हम ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते, उनमें क्या है बताओ, कार्बन है। कार्बन से बने हुए हम कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ध्यान देना। उसके बाद मैंने क्या बताया, टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट क्यों है, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है क्या करने में, अपना ऑक्टेट फुल कर, मतलब अपना शेल कंप्लीट करने में, मतलब ऑक्टेट, है ना, ऑक्टेट रूल जो होता है मैंने आपको बताया, वो पूरा करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। उसे 4 की नीड है, इसी वजह से मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, 4 है, टेट्रावेलेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पड़ी सेल्फ कॉम्बिनेशन की। सेल्फ कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू कंबाइन विद इटसेल्फ एंड गिव रेज टू एक्सट्रीमली लार्ज कंपाउंड। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब खुद से ही एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे से, ऐसे करते करते बहुत बड़ी क्या बना लेंगे बताओ, ये चेन बना लेंगे, एक्सट्रीमली लार्ज कंपाउंड बना लेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, खुद से लिंक करने को सेल्फ कॉम्बिनेशन, और लॉन्ग चेन बनाने को, लॉन्ग चेन बनाने वाले प्रॉपर्टी को, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो सेल्फ लिंकिंग हुई है तभी क्या हुआ है, कैटिनेशन हुआ है। यहां तक क्लियर गाइस? इसको भी नोट करो जल्दी से। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। आगे बचा
यहां तक के टॉपिक हो गए। अब पढ़ते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन के बारे में। अब ऑकरेंस ऑफ कार्बन का मतलब ये है, ऑकरेंस ऑफ कार्बन का मतलब ये कि कार्बन किस फॉर्म में कैसी फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो नेक्स्ट टॉपिक हुआ हमारा ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो गाइस कार्बन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला है, एक है फ्री स्टेट में, एक होगी बताओ फ्री स्टेट, और दूसरी होगी गाइस कंबाइंड स्टेट। कार्बन ऑकरेंस ऑफ कार्बन देखी जाए तो फ्री स्टेट है, और किसमें बताओ, कंबाइंड स्टेट में। किसमें, कंबाइंड स्टेट के अंदर, ठीक है। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में क्या मतलब है, फ्री स्टेट में जो कार्बन मिलता है, अगर मैं फ्री स्टेट की बात करूं तो फ्री स्टेट में, इन फ्री स्टेट कार्बन की दो फॉर्म है ना, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, और वो दो फॉर्म कौन कौन सी हैं, एक है बताओ तो मैं आपको, एक है डायमंड, ठीक है, डायमंड है, और दूसरा क्या है बताओ, ग्रेफाइट। एक डायमंड है और दूसरा है ग्रेफाइट। बहुत कॉमन है, तुम लोगों ने सुने होंगे, डायमंड का नाम सबने सुना होगा, ऐसा कोई नहीं इसने डायमंड का नाम सुना। और ग्रेफाइट क्या हो गया, पेंसिल की लेड में इस तरीके से आपने सबने सुना होगा। ये ऐसा इलेक्ट्रोड्स भी यूज होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड्स, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में एज एन इलेक्ट्रोड भी यूज होता है। खैर उसको पढ़ेंगे हम। तो फ्री स्टेट में तो बहुत ही लेस क्वांटिटी में है, ठीक है ना, कार्बन, लिखेंगे ना, कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट in very less amount, ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में। ज्यादातर जो कार्बन है, कार्बन किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बन कंबाइंड स्टेट में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो फ्री स्टेट में तो दो फॉर्म से ज्यादा को, एक हो गया डायमंड, दूसरा हो गया क्या बताओ, ग्रेफाइट। सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो वो क्या है बताओ, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट की बात करूंगा मैं, कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में गाइस कार्बन बहुत सारी जगह, मैंने आपको बताया ना, कंबाइंड स्टेट में ही मैक्सिमम पार्ट जो है कार्बन का कंबाइंड स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंबाइंड स्टेट में तो बहुत सारी चीजों में, जैसे मैं आपको बता दूं कार्बोनेट्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, कार्बोनेट्स क्या होते हैं, फॉर्मूला पढ़ाओ CO3, किसी के साथ CO3 लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, CO3 2-, ठीक है, ये इसका फॉर्म होता है। ये आगे जब कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में जैसे क्या हो गया, लाइमस्टोन का नाम सुना होगा, ठीक है, लाइमस्टोन हो गया, या आप क्या कह सकते हो, चौक कह सकते हो, ठीक है ना, चौक हो गया, इनमें मिलेगा आपको, ठीक है, कैसा होगा, कंबाइंड स्टेट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर किसी और चीज की बात करें, फ्यूल्स में बात करें, किसमें, फ्यूल्स मतलब फॉसिल फ्यूल्स की बात करूं तो पेट्रोलियम, मैंने आपको पहले ही बताया था इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किससे बने, कार्बन से मिलकर बने, और कार्बन मैक्सिमम किसमें है बताओ, हर एक चीज में मिलेगा, लेकिन कैसे है, कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में तो इन्हीं दो चीजों में देखेंगे, डायमंड में और किसमें, ग्रेफाइट में। एक और होता है वो आर्टिफिशियली मेड होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्यूल्स में क्या आ गया, पेट्रोल में हो गया, नेचुरल गैस हो गया, नेचुरल गैस कह लो, और क्या कह लो, कोल, ठीक है, ध्यान देना। और बाकी किस फॉर्म में, मैंने आपको बताया था, जैसे आप जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है ना, और क्या हो गया, फैट्स, इन सब में भी क्या होता है, कार्बन क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यहां तक क्लियर है। तो पॉज करके इतना नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। गाइस इसके बारे में एलोट्रोप्स मैं आपको बता भी रहा था अभी, एलोट्रोप्स जो है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। यार अभी तो मैंने बताया आपको कि फ्री स्टेट में तो किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, डायमंड में एग्जिस्ट कर रहा है, और किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेफाइट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब वही एलोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है, एलोट्रोप्स कोई मतलब अलग चीज नहीं है, तुमने सुनी हुई है, बस क्या है, एलोट्रोप्स का मतलब होता है वेरियस फिजिकल फॉर्म या स्टेट जिसमें कार्बन के जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वेरियस फिजिकल फॉर्म या स्टेट इन विच कार्बन एग्जिस्ट, ठीक है, ध्यान देना। तो देखो नेचर में तो दो ही एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप जो मैंने आपको फ्री स्टेट में बताया था वही चीज है, बस ये नाम दे देगा एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स के बारे में क्या ध्यान रखना है, जिस फॉर्म में कार्बन अवेलेबल हो, ठीक है ना, जिस फ्री स्टेट में कार्बन अवेलेबल हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका एलोट्रोप्स बोलेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो एलोट्रोप्स के बारे में देख रहे हो तो हमारे पास अभी मेन तो दो है जो नेचर में मिल रहे हैं, ठीक है, वैसे टोटल कितने हैं, 3 है, ध्यान देना। 3 कौन कौन से, अगर मैं बात करूं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करूं तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कितने हैं,
पहला है, देखो ध्यान देना, पहला है बताओ डायमंड, क्या है? डायमंड, ठीक है, डायमंड। दूसरा होता है बताओ क्या? दूसरा है ग्रेफाइट, ठीक है, ये तो नेचर में मिल रहे हैं, ठीक है। तो डायमंड हो गया और क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। एक तीसरा होता है, ठीक है, काफी अलग सा नाम है उसका, ठीक है, ठीक है, बक मिनिस्टर, डांट नहीं रहा हूं, बक ऐसे बोलते, बक मिनिस्टर फ्यूलरीन, फ्यूलरीन, ठीक है ना, बक मिनिस्टर फ्यूलरीन, ठीक है। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, तीसरा क्या हो गया बताओ? बक मिनिस्टर फ्यूलरीन हो गया। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, तीनों की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या यूसेज है, ठीक है, सारी चीजों के बारे में समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेन कौन से हैं? जो टू एलोट्रोप्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर, दैट एग्जिस्ट इन नेचर, वो कौन से हैं बताओ? मैंने आपको बता दिया था पहले भी। एक तो डायमंड हो गया, एक हो गया डायमंड, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? दूसरा हो गया ग्रेफाइट, ठीक है। और ये क्या है? सिंथेटिक है, सिंथेटिक कौन सा? ये सिंथेटिक एलोट्रॉप है, सिंथेटिक बोल लो या आर्टिफिशियल इवेंट बोल दो। सिंथेटिक कौन सा है इसके अंदर? बक मिनिस्टर। इन सबके बारे में एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बक मिनिस्टर फ्यूलरीन, ठीक है, बक मिनिस्टर फ्यूलरीन, ठीक है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो डायमंड के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डायमंड के बारे में, डायमंड की सारी प्रॉपर्टीज, डायमंड का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम किसके बारे में? डायमंड के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला एलोट्रोप आया हमारा कौन सा? डायमंड, ठीक है। डायमंड के बारे में देखेंगे क्या है, ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। डायमंड के बारे में देखें तो डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? सबने सुना हुआ होगा, एक है तो कार्बन कंपाउंड, क्या है? इट इज अ कार्बन, क्या बताओ? कार्बन, और प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कैसे बताओ? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कैसे किस कर रहा है? नेचर में किस कर रहा है? इसको ऐसे बोलेंगे, अ सब्सटेंस विद, या ऐसे लिखो उसको, ऐसे नहीं, इसको ज्यादा बेटर होगा, आप ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस लिखो, आ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ब्रिलियंस मतलब क्या होता है? चमक, चमकता ना डायमंड, ब्रिलियंस मतलब चमक, ठीक है, चमकता बहुत है भाई, जानना, ठीक है, जानना। तो क्या है? एक कार्बन है और क्या है जो ट्रांसपेरेंट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस है, बहुत ही ज्यादा शाइन करता है, ठीक है, ध्यान देना। प्योर फॉर्म ऑफ, मैंने क्या बोला है? कार्बन है, ठीक है, ध्यान देना। ये क्या है? इट इज हार्ड इन द सेंस, इसको बोलो हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसको कहेंगे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इतना हार्ड है यार ये, अब इसके यूसेज में भी पढ़ेंगे हम, इतना हार्ड है कि ड्रिलिंग और कटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। डायमंड बहुत हार्ड है, डायमंड को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, डायमंड बहुत है। इसको हार्ड लिखो, या क्या कह सकते हो? हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या कह सकते हैं इसको? हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। यहां तक क्लियर है? और होगा क्या, काफी कैसा होता है बताओ? मैंने हार्ड लिख दिया। इसका टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, ठीक है ना। इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी बहुत हाई है, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट अराउंड कितना होता है? अराउंड होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा क्या होता है इसका? टेम्परेचर होता है, इतना ज्यादा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। याद समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा है क्या, मैंने बोला प्योर किससे मिलकर बना है? कार्बन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन से। तो पता कैसे चलता है कोई चीज कार्बन से मिलकर बनी? ठीक है, हम क्या करते हैं, डायमंड को या किसी भी सब्सटेंस को मुझे पता लगाना है कि कार्बन से मिलकर बना है नहीं बना है, तो उसको हम बर्न करते हैं। क्या करते हैं? बर्न करते हैं। एक बात ध्यान रख लो, केमिस्ट्री में बर्निंग का मतलब क्या होगा? केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस में बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, ठीक है। अगर हम उसको रिएक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो बर्निंग का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। तो मतलब अगर मैं बोलता हूं कार्बन को बर्न किया मैंने, इसका मतलब क्या हो गया? कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई। समझ में आ रही बात? तो अगर यहां पे बोलता हूं मैं डायमंड को मैंने बर्न किया, तो क्या मिला? क्या लेना, इसको लिख लेंगे, ये वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हेन डायमंड, क्या लिखो? व्हेन डायमंड इज बर्न, व्हेन डायमंड इज बर्न, है ना, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, ठीक है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे हम कह सकते हैं कि डायमंड किससे मिलकर बना? कार्बन से। कैसे? यार डायमंड एक सब्सटेंस था, हमने उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, मतलब बर्न कराया, तो क्या निकल के आया? CO2। इट मींस ऑक्सीजन हमने दिया,
प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें, CO2, यानी जो O2 आ रहा है ये तो हमने किया था, साथ में क्या है C है मतलब CO2 है, तो C कहां से मिला, डायमंड से, मतलब डायमंड किससे मिलके बना हुआ है, किससे बना हुआ है, पूरा कार्बन से मिलके बना हुआ है। समझ में आई बात, चाहे ये डायमंड में पढ़े हम या ग्रेफाइट में पढ़े या बकमिस्टर फ्लोरीन में पढ़े, तीनों में यही चीज है कि डायमंड के आप कैसे बताओगे कि डायमंड जो किससे मिलके बना है, कार्बन से मिलके बना है, व्हेन वी बर्न कार्बन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पे लिख लेना, ठीक है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या होती है बताओ, प्रोड्यूस होती है। अच्छा इसमें और दो तीन चीजें हैं, ध्यान देना, डायमंड की ये सब चीजें तो हो गई, ठीक है, होता क्या डायमंड क्या है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड क्या कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या है, इंसुलेटर है, वो बोलेंगे दोनों में से, है ना, क्या बोलेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा रीजन भी दे रहा हूं मैं तुम्हें, और इस रीजन को भी आगे समझाऊंगा, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। गाइस आपने मेटल नॉन मेटल पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल में हमने क्या देखा था, मेटल्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए तो क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। जिसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, कंडक्टर होगा, या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात, ओके ध्यान देना। तो डायमंड के पास क्या है, अभी इसका रीजन भी बताऊंगा मैं, डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डायमंड के पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा वो। यहां तक क्लियर, आगे देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के बारे में बात करूंगा। देखो दोस्तों डायमंड के स्ट्रक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसी से तीन चार चीजें और समझ में आएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में क्या है गाइस, ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में क्या है, बना के दिखा दूं मैं आपको। देखो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, इट हैज स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, सिंपल पॉइंट वाइज लिखना है, तो स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। एंड इसमें देखेंगे एवरी कार्बन एटम, देखो डायमंड किससे मिलके बना है, कार्बन से मिलके बना है, तो छोटे छोटे मतलब बहुत सारे कार्बन आपस में क्या हो रखे होंगे, कंबाइन हो रखे होंगे। जब कार्बन आपस में कंबाइन हो रखे होंगे तो कोई एक स्ट्रक्चर सा तो बन रहा होगा, कोई एक शेप सी तो बन के आ रही होगी, ठीक है ना, तो वही स्टडी करनी है हमें। स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है उसका, इजी स्ट्रक्चर नहीं होता। एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद, ध्यान देना, बॉन्डेड विद यहां लिखते हैं फोर अदर यहां पे ना स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फोर अदर कार्बन एटम्स। मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो समझ में आएगा, कार्बन जो है, एक कार्बन जो है वो बाकी क्या बताओ, चार कार्बन एटम से क्या बताओ, बॉन्डेड है, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा, ध्यान देना, अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। तो एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद फोर अदर कार्बन एटम, देयरफॉर it has no free electron, उसके पास क्या नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए क्या पता, वो क्या बोलेंगे हम, इसलिए वो क्या नहीं करता बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। समझ में आएगा, ठीक है, तो इसलिए क्या नहीं करता बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, कहां गया, यहां पे लिखा है, मैं दूसरा पेन ढूंढ रहा ताकि आप हाईलाइट कर सकें, ठीक है, चलो कोई नहीं, ब्लू मिला दूसरी लिखते हैं। तो एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद फोर अदर कार्बन। स्ट्रक्चर देखने कैसा होगा, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको उसको दिखा भी दूंगा। इस ब्लैक से डॉट को क्या मानेंगे हम, कार्बन मानेंगे, ठीक है, ये इस ब्लैक से डॉट को हम क्या मानेंगे, कार्बन, ये कार्बन है, ये क्या करेंगे अगले, ये नीचे एक और कार्बन आएगा, ध्यान देना, ठीक है, इधर से ऐसे ध्यान देना, पीछे बना दो चाहे आगे बना दो, चलो ऐसे बना दो, ऐसे, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ना गाइस, ये क्या है, कार्बन है, क्या बताओ, ये कार्बन से, ठीक है, अभी मैं मेंशन कर दूंगा इसको, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, आपको मैं इसका दिखा दूंगा, एक छोटा सा मैंने प्रिंट निकाल रखा है ताकि आपको है ना रिलेट कर पाओ। तो देखा जाए इसको मैंने इसको क्या बोला, जो सर्कल से बनाया इसको मैंने कार्बन बोला, क्या बोला, कार्बन। तो देखा जाए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में, कार्बन के कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बताया था। कार्बन क्या करता है, इस टाइप से क्या बनाता है बताओ, बॉन्ड बनाता है, ठीक है, नहीं बनाया तो सुन लो, इस तरीके से क्या होते हैं, वो बॉन्ड्स बनाता है दूसरों के साथ, ठीक है, ध्यान देना। तो क्या होगा, अब इसमें देखो, इसमें क्या चीज आती है, नहीं इसमें ये चीज आती है, ये कार्बन है, इसने किससे देखो 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड,
बना ली 4 बॉन्ड, ध्यान देना। ऐसे आगे वाले कार्बन क्या होंगे, वो बाकी 4 कार्बन से क्या होंगे बताओ, लिंक्ड होंगे। ये समझ आ रही बात, ध्यान देना। जैसे इसको भी कार्बन मानू तो किससे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे ही इसको बना लो, ऐसे तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा भाई, ठीक है, बट तुम समझ जाना 1 2 3 4। आगे इसमें कैसा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। इसको यहां से बना लो, चाहे इसको इससे जोड़ दो, कोई बात नहीं। ये पीछे किसी से जुड़ा होगा, इधर भी किसी से जुड़ा होगा, ऐसे ये भी किसी से जुड़ा होगा, आगे भी किसी से जुड़ा होगा, ठीक है, ऐसे ये भी किसी से जुड़ा होगा, और आगे कहीं और बनाओ, चलो इधर बनाओ, ठीक है। सारे मेंशन नहीं करते, बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हर कार्बन एटम, देखो ये जो डॉट्स हैं ये सारे क्या है, कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 4 कार्बन एटम। जब ये चारों के चारों ही मतलब बॉन्ड्स बना लेंगे, चारों मतलब कार्बन का हर इलेक्ट्रॉन जो ये जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने कि कार्बन का अगर हर इलेक्ट्रॉन ही किसी के साथ बॉन्ड हो जाएगा तो फ्री तो कोई सा नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। आपको ना आपकी ईज के लिए मैंने क्या कर रखा है, ये बना रखा है, देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, थोड़ा पास ले आओ, दिख रहा होगा, जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये ब्लैक डॉट्स क्या है, आपके कार्बन हो गए, कार्बन एटम हो गए, और देखो हर उसको देखो 4 में कनेक्ट हो रखा है। देखो इसको देखो, ये वाला जो है 1 2 3 और ये ऊपर 4, ठीक है। इसको भी देख लो, जाए है ना, एक सेकंड यहां से पढ़ देखो, यहां से पढ़े तो ये देखो 1 2 3 और पीछे ऊपर 4, ठीक है। कोई सा भी ले लो आप, तो या इसको ना ऐसे बना रखा है, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर है, ये सारे बॉन्ड्स ही और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसमें सी 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 लिखा हुआ है, सी रिप्रेजेंट कार्बन, ठीक है ना, तो सी रिप्रेजेंट कार्बन को थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 अलग, क्या है बताओ, 4 अलग कार्बन एटम से क्या हो रखा है, बॉन्ड हो रखा है। ये क्या है, डायमंड का स्ट्रक्चर, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी ग्रेफाइट का पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा इजी होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे देखो, तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या हो गया, काफी कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। क्या लिखेंगे, एवरी कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड, कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड विद ईच अदर, है ना। एवरी कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्डेड विद ईच अदर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है। लिख लो ऐसे, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। गाइस साथ साथ देखो नोट्स भी मिलते जा रहे हैं, ठीक है, सारे आपको नोट्स भी मिलते जा रहे हैं सारी चीजें, और ये नोट कर लो इतने, ठीक है, पॉज करो और नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। गाइस नेक्स्ट लिखते हैं यूजेस ऑफ डायमंड, छोटा सा पार्ट है, यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के यूजेस के बारे में बात करते हैं, यार सबको पता ही, ठीक है। एक पर्पस तो सभी को पता है, क्या है, ज्वेलरीज में काम आता है, ठीक है, ज्वेलरीज में काम आएगा, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बड़ी सारी रिंग्स वगैरह बनती है, नेकलेस बनते हैं, उनमें काम आता है, ये तो सभी को याद रहेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, तो आप क्या लिख के आओगे इसके अंदर, एक पॉइंट ये लिख लो जो याद रहेगा, है ना, यूज्ड एज, इट इज यूज्ड ऐसे, इट इज नोट्स बन रहे हैं ना प्रॉपर, तो प्रॉपर इट इज यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है बताओ, क्योंकि बताओ, ड्यू टू इट्स हार्डनेस, हार्ड बहुत होता है, जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए ड्रिलिंग और कटिंग पर्पसेस में बहुत काम आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं एक और, जो तुम लोग जानते हो, वो क्या है ना, इट इज यूज्ड इन इसमें, इन मेकिंग ज्वेलरी, किसमें बताओ, ज्वेलरी में काम आता है, ठीक है ना, ज्वेलरी वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है। आगे देखो, थर्ड वाली बात करें तो यार इसको ना आपने सुना होगा, है ना, यूज्ड बाय आई सर्जन, ठीक है ना, इन कैटरैक्ट ट्रीटमेंट, आईज की प्रॉब्लम होती है कैटरैक्ट, ठीक है, मोतिया बोलते हैं उसको, ठीक है ना, यूज्ड बाय आई सर्जन इन कैटरैक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये डायमंड के यूजेस है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या डायमंड के यूज हैं, ये 3 डायमंड के यूज याद करो। एक ना इसके हिसाब से एक नोट भी बनाए, आर्टिफिशियल डायमंड भी आता है, आर्टिफिशियल डायमंड की बात करूंगा मैं। आर्टिफिशियल डायमंड क्या होगा, ये यार ये बनता कैसे है, अगर हम कार्बन को बहुत हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे रखें तो क्या बन जाता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पे रखें तो क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है हमारे पास, ठीक है। एग्जैक्ट ओरिजिनल डायमंड, जो एक्चुअल डायमंड होता है उसी की तरह प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी डिफरेंस नहीं होता है, और ये भी उतना लगभग कॉस्टली होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल डायमंड, है ना, क्या लिखेंगे, कैन बी मेड बाय कीपिंग कार्बन एट वेरी हाई
प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। हो गया सब कुछ डायमंड का, यहां तक सारा कुछ डायमंड था। ऐसे एक बार ग्रेफाइट पढ़ेंगे, देन बकमिस्टर फ्लूरीन पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में ये सब तो कवर कर लेंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा अब तक, चलो आगे। तो हेडिंग डालो ग्रेफाइट, किसके बारे में बात करेंगे हम? ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। ग्रेफाइट, जैसे डायमंड पढ़ा वैसे ही पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होगा गाइस? ग्रेफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? ये एक अनदर हमारा क्या है? एलोट्रोप है, जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अनदर एलोट्रोप दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, पहले ही नोट्स दे चुका हूं उसके, आगे पढ़ो। तो क्या होगा इसके बारे में? कहता है इट इज ग्रेइश ब्लैक। क्या लिखेंगे बताओ? ग्रेइश ब्लैक। कैसा कलर होता है? ग्रेइश ब्लैक, ओपेक। ओपेक सब्सटेंस क्या होते हैं यार? ओपेक सब्सटेंस, ओपेक मतलब होता है जिसमें से आप, है ना, आर पार नहीं देख पाओ। जैसे ग्लास होता है, शीशा होता है, उसके आप आर पार देख पाते हो तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। एक वुडन प्लैंक रख लूं मैं, लकड़ी का फट्टा रख लूं, तो उसके आर पार नहीं देख पाते ना। क्यों? क्योंकि वो ओपेक है। ओपेक का मतलब क्या हो गया? इसके आप, है ना, थ्रू देख ना पाओ, मतलब आर पार देख ना पाओ, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? इट इज अ ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस। ध्यान देना। होगा क्या इसके बारे में? होगा इट इज सॉफ्ट देन, किससे बताओ, किससे ज्यादा सॉफ्ट है बताओ? इट इज सॉफ्ट देन डायमंड, काफी सॉफ्ट होता है। डायमंड के साथ तो ऐसा कंपैरिजन ही नहीं है इसके हार्डनेस का। डायमंड तो बहुत रिजिड है, हाई डेंसिटी, ठीक है, ध्यान देना। इट इज ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, ठीक है। किससे बना होता है ना, मेड ऑफ कार्बन। और पता क्या चला कार्बन का? जब उसको हम बर्न करेंगे, व्हेन वी बर्न ग्रेफाइट, ठीक है, व्हेन वी बर्न ग्रेफाइट, है ना, इट प्रोड्यूस CO2। क्या प्रोड्यूस करता है बताओ? इट प्रोड्यूस CO2 गैस। यहां पे लिखो CO2 गैस। क्या प्रोड्यूस करता है? सिर्फ CO2 गैस। बर्निंग का मतलब मैंने बताया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया है? CO2। अरे ऑक्सीजन से तो हमने रिएक्ट कराया था, हमने दी थी ऑक्सीजन। कार्बन किसके पास था? इसका मतलब ग्रेफाइट के पास था। ग्रेफाइट इज मेड ऑफ, है ना, कार्बन, मतलब कार्बन, ठीक है। इसलिए क्या निकल के आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आ रही है। सॉफ्ट है, कैसा होगा? स्लिपरी टू टच होगा। कैसा होगा? स्लिपरी टू टच होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ये तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी हो। एक बात और बता दूं, है ना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगी, इंपॉर्टेंट का कोई मार्क कर दो जरूर, है ना, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेगा ये? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डायमंड के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। और बताऊंगा अभी आगे, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी है। क्या इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो गुड कंडक्टर होगा। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, क्या लिखेंगे? प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या लिखेंगे भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। गाइस मैं लिखी इसी तरीके से हूं ताकि आपको नोट्स मिलते रहे प्रॉपर, ठीक है, ताकि आप इन सब चीजों को अपने रजिस्टर में पेन डाउन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इससे पढ़ लेना, और बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो तो चैप्टर हो जाएगा, कोई इसमें आपको कोई डाउट रह नहीं जाएगा, ठीक है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की वजह से क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में, सॉरी डायमंड का ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड क्यों निकल रहा बाबा यार, सॉरी ग्रेफाइट पढ़ गलती से निकला, डायमंड सभी का फेवरेट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट कैसा होगा यार, आपको बताओ। ग्रेफाइट का ना लेयर स्ट्रक्चर है, क्या होगा? कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन या ऑर्गेनाइज्ड इन, कुछ भी लिख लो, इन हेक्सागोनल रिंग्स। कैसे रिंग्स में होता है बताओ? हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है? 6 का ग्रुप, ठीक है ना। हेक्सागोनल का मतलब होता है जिसमें 6 चीज आ रहे हैं ना, 6 आइटम्स आ रही हो, 6 एटम्स आ रहे हैं। हेक्सागन की क्वांटिटी, हेक्स मतलब 6, ठीक है। हेक्सागोनल रिंग्स में क्या होगा बताओ? वो अरेंज होगा, ध्यान देना, ओके। कार्बन एटम है, क्या बताओ? कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल रिंग्स। कैसा होगा, है ना, ये जो होंगे ना हेक्सागोनल रिंग्स आर अरेंज्ड इन, अरेंज्ड इन लेयर्ड स्ट्रक्चर। एक के ऊपर एक लेयर होती है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक लेयर होती है,
ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बताओ, जिसकी वजह से क्या होता है, किसकी तरह लगता है, हेक्सागोनल रिंग्स आर अरेंज्ड इन लेयर स्ट्रक्चर। लेयर अभी बताऊंगा, स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कैसा होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है एवरी कार्बन एटम, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, विद 3 अदर कार्बन एटम, विद 3 अदर कार्बन एटम। देखो होगा क्या, कार्बन एटम से, ठीक है। डायमंड में क्या था, हर कार्बन एटम जो था 4 से बॉन्डेड था, ठीक है, हर कार्बन एटम 4 से बॉन्डेड था, इसलिए चारों इलेक्ट्रॉन क्या थे उसके ऑक्यूपाइड थे। इसमें क्या है, ग्रेफाइट 3 से बॉन्डेड है, मतलब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जाओगे, कार्बन को देखोगे तो कार्बन जो है 3 से बॉन्डेड है, 3 अलग कार्बन से बॉन्डेड है। तो हर कार्बन के पास क्या रहेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम, हेंस इट हैज, या हेंस एवरी कार्बन हैज 1 फ्री एटम, ऐसे लिखो, एवरी कार्बन हैज 1 free electron which helps in कंडक्शन, जो किसमें हेल्प करता है, कंडक्शन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। यहां तक क्लियर, बोलो फिट आउट, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, मैं यहां पे तो लिखूंगा ऊपर भी लिखूंगा, यहां पे जो डायमंड, जो ग्रेफाइट है ना, ध्यान देना, इसमें क्या होते हैं, एक हम ना पढ़ते हैं वीक वंडरवॉल फोर्सेस, क्या बोलते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है यार। ये ना वीक फोर्सेस होती हैं, कैसी फोर्सेस होती हैं बताइए, वीक फोर्सेस होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। डायमंड में क्या बताया था, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ग्रेफाइट कैसा होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते। कार्बन कार्बन एटम जो होंगे ना, अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कार्बन कार्बन एटम जो होंगे वो अपने आप में स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होंगे, बहुत वीक फोर्सेस से बॉन्डेड होंगे। उन्हीं वीक फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नाम दिया उनको वीक वंडरवॉल फोर्सेस, फोर्सेस का नाम है वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। ध्यान रखना, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम, हेंस एवरी कार्बन एटम हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है। यहां तक क्लियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रक्चर देख लें इसका कुछ, तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, है ना, ऐसा बनाओ ताकि आप समझ पाओ, ठीक है, ये बनाया हमने, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे बनाना, ठीक है, बना रहा हूं। ये हेक्सागोनल रिंग होंगे, देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, एक लेयर होगी, इसी के जस्ट नीचे दूसरी बनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, एक हेक्सागोनल रिंग हो गई, उसकी लेयर हो गई, मतलब हेक्सागोनल रिंग की एक और हो गई, ऐसे करते करते बहुत सारी होंगी, और ये कैसे होती है, एक लेयर स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर्ली अलाइन होती है। देखो धीरे धीरे देखा जाता है, ये वाला पार्ट जो है इससे, ये वाला इससे, इधर मैं एक छोटा सर्कल बना दूं, इधर रह गया बनाना, ठीक है, ये ना। उसके बाद क्या होगा, ये वाला कार्बन एटम इसके साथ, ठीक है, ये वाला दोस्तों इसके साथ, ये वाला इसके साथ भाइयों, ये वाला इसके साथ, ठीक है, और ये वाला सबके साथ बना सकते हो, मैं कह रहा हूं डायग्राम मैसी सा ना हो, इसलिए ऐसे बना रहा हूं। तो एक लेयर हो गई, इसके जस्ट ऊपर एक और लेयर हो गई, ऐसे करते करते बहुत सारी लेयर हो गई, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर हो गया, लेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हेक्सागोनल रिंग्स हैं, कैसे बताओ, हेक्सागोनल रिंग, हेक्सागोनल रिंग्स, समझ में आ गई बात, हेक्सागोनल रिंग्स हो गई, क्या था क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, हाँ ध्यान देना। तो क्या हो गया, देखो इसमें भी आपको समझा दूं उसी की तरह, अगर देखा जाए ये आगे किससे बॉन्डेड होगा, ये आगे से बॉन्डेड होगा, तो देखा जाए इसी कार्बन की बात कर लूं तो 1 2 3, ये वाला भी किससे 1 2 3 आ जाए उसमें, ध्यान देना, ये आगे कहीं ना कहीं को ऐसे बन रहा होगा, ठीक है ना। मैं ज्यादा नहीं, मैंने बोला जान के नहीं बना रहा हूं मैं, ताकि मतलब मैच्ड अप सा ना लगे स्ट्रक्चर जो ना, इस वजह से ये भी आगे कहीं पे बॉन्डेड होगा ऐसे, ध्यान देना, ठीक है। तो देखा जाए तो हर कार्बन, ये वाला ये कार्बन एटम है, तो 1 2 3, 3 से ही बॉन्डेड है, देख लो किसी को भी 3 से ही बॉन्डेड है, चाहे इसको इधर बना लो, इसको इधर बना लो, ठीक है। हर कार्बन एटम जो एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3, तो 1 2 3, इसको देख लो 1 2 3, इस वाले को भी देख लो 1 2 और 3,
इसका मतलब हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा जो बॉन्ड नहीं बना रहा किसी की तरह, किसी के साथ। जैसे डायमंड में क्या कर रहा, चारों के चारों बॉन्ड बना रहे थे, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसके पास क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। क्या इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, और वो किस में हेल्प करेगा बताओ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हेल्प करेगा। यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है? क्या बोल तो कहता हूं तुम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइव क्लासेस छोड़ना चाहिए हमारी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे तो क्या होगा। अब ग्रेफाइट के बारे में इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। तो ग्रेफाइट की यूसेज भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरली सॉफ्ट है, मैंने बता दिया कि सारी चीजें आपको अपनी नोट डाउन करनी है, पेन डाउन करनी है सारी चीजों को। अब यूजेस क्या है, यूजेस क्या होंगे बोलो, किसमें, पेंसिल लेड में काम आता है, पेंसिल लेड में, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड्स बनाने में काम आता है, किसमें काम आता है बताओ, इलेक्ट्रोड्स इन, है ना, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में भी, केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में भी क्या होता है, एज एन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये दो यूसेज रख लो आप, इसकी यूसेज जो वो याद कर लो, बहुत है इतने दो यूसेज जो, ठीक है ना, याद। तो पेंसिल लेड में, इलेक्ट्रोड्स में, ये सारा क्या हो गया आपका ग्रेफाइट का। बट ध्यान क्या रखना है, ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। क्या है ग्रेफाइट, कंडक्टर है दोस्तों। ग्रेफाइट जो है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये सारा का सारा पार्ट हो गया ग्रेफाइट का, ठीक है। पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है, नोट कर लो। सो गाइस ये लास्ट एलोट्रोप है, इसको पढ़ते हैं लास्ट एलोट्रोप को। लास्ट एलोट्रोप जो है, ठीक है, इसका नाम क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है ना। बकमिंस्टर फ्लोरीन की बात करेंगे तो क्या होगा यार, इसके बारे में देखोगे तो क्या है यार, ये अलग है, ये एलोट्रोप जो है ना डायमंड और ग्रेफाइट से अलग है, ठीक है ना। देखो कैसे अलग है, ध्यान देना, मैं लिख ही देता हूं, इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट से क्या बताओ, ये अलग है, डायमंड एंड ग्रेफाइट से डिफरेंट है। अच्छा होगा क्या इसके बारे में देखें, इट इज डार्क सॉलिड, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ये बताओ, डार्क सॉलिड होता है, ध्यान देना। अब इसकी हार्डनेस के बारे में बात कर लेते हैं, या इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, ध्यान देना। होगा क्या, नीदर मच हार्डर और नीदर मच सॉफ्ट, मतलब क्या होगा, ये मॉडरेट सॉफ्ट है। डायमंड तो बहुत ही हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है, तो ये ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है ना। नीदर हार्ड लाइक डायमंड और नॉर क्या लिखेंगे, सॉफ्ट लाइक बोलो ग्रेफाइट। तो मतलब मॉडरेट सी है इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, यहां से लिख देंगे मॉडरेट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसी है इसकी बताओ, मॉडरेट सी स्ट्रेंथ है, ठीक है, मॉडरेट सी स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। अच्छा इसका ना फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C60 मतलब होता है, एक सेकंड, C60, C मतलब कार्बन हो गया, 60 मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया, मतलब ये 60 कार्बन एटम का क्या है बताओ, ये एक है ना, एक मॉलिक्यूल है, 60 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है, 60 कार्बन मिले तो क्या बना, इसका फॉर्मूला बना C60 कार्बन एटम है, और क्या है बताओ, इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो होगा क्या, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो होगा, इसका स्ट्रक्चर बना नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, तुम भी मतलब देख लेना, बस बताना है किसकी तरह। स्ट्रक्चर ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। ये जो बकमिंस्टर है ना, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये एक है ना आर्किटेक्ट थे ना, यूएस के आर्किटेक्ट थे, अमेरिका के, ठीक है। तो उन्होंने इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बकमिंस्टर मतलब क्या बोला, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो फॉर्मूला क्या है बताओ, C60, ठीक है, C60, ओके। स्ट्रक्चर देखोगे ना तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है बताओ, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, अरे बस में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर कैसा बताता हूं, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्फेरिकल स्ट्रक्चर कैसा, इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है फुटबॉल से, फुटबॉल से स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है। बताता हूं उसके स्ट्रक्चर के बारे में और भी। इसमें क्या होती है, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग होती है, हेक्सागोनल रिंग और कैसे बताओ, एंड पेंटागोनल। हेक्सा मतलब मैंने बताया था कितने का, 6 का एक ग्रुप, ठीक है ना, और पेंटागन का मतलब होता है 5 का ग्रुप, ठीक है। अभी दिखाता हूं स्ट्रक्चर, पेंटागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं और कैसी होती हैं, पेंटागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल मतलब
सिक्स मतलब सिक्स कार्बन की क्या होंगी रिंग्स बनी होंगी, और ये 5 कार्बन की। सिक्स कार्बन की कितनी होती है बताओ? 20 रिंग्स होती हैं, ध्यान देना। और पेंटागनल की कितनी होती है बताओ? 12 रिंग्स होती हैं। तो 20 रिंग्स इसकी, ठीक है, और 12 रिंग्स किसकी बताओ? पेंटागनल की, ठीक है। तो ये हेक्सागनल हो गया, हेक्सागनल रिंग, और ये क्या होगा बताओ? पेंटागनल रिंग, ठीक है। हेक्सागनल रिंग और पेंटागनल रिंग्स होती हैं, ठीक है। और किसकी तरह कर रहा है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, लगभग किसकी तरह है बताओ? फुटबॉल की तरह, ठीक है, फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। आपको मैं दिखाया था स्ट्रक्चर एक बार, इसका स्ट्रक्चर हमारा प्रिंट निकाल रहा है ना, क्या समझ पाओ? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, देखो अगर देखा जाए यार, ये ब्लैक वालों के ऊपर ध्यान दो, ब्लैक वाले उस पर ध्यान दो। तो ब्लैक वाले में क्या है? ब्लैक वाले कितनी है अगर देखा जाए तो? ब्लैक वाली, एक सेकंड मैं कोई पेन ले लूं, ध्यान दो। तो ये इसको देखो, ये ब्लैक वाली एक दो कॉर्नर्स को देखो, 1 2 3 4 5, 5 मतलब पेंटागनल रिंग्स हो गई, ठीक है ना। अच्छा, और ये व्हाइट वाले को देखो, इसमें कितनी है? 6 आ रही, कहीं से भी देख लो, 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना। इसको क्लोजली देखोगे ना, ठीक है, बुक में ही बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लो, ये क्या बन रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब किसका हो गया? हेक्सागोनल हो गया, ठीक है। और बराबर में देखो इस वाले को 5 को, 1 2 3 4 5, तो हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स बन रही। हेक्सागोनल कितनी? 20, पेंटागोनल कितनी? 12 रिंग्स बन रही है, ठीक है। तो बकमिंस्टर के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट की इतना, डायमंड जितना हार्ड है ना, ग्रेफाइट जितना सॉफ्ट है, मॉडरेट सी स्ट्रेंथ है इसकी, डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, C60 का फॉर्मूला होता है। इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती हैं, हेक्सागोनल 20, पेंटागोनल 12 रिंग्स, उस फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर रिजेंबल होता है, ठीक है। तो इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।